जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में, क्योंकि अभी जो है हाल ही में जो रियो डी जेनेरियो में जो है G20 की जो शिखर सम्मेलन हुई थी, उसी के दौरान इसकी बैठक भी की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था जो एनुअली होता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं भारत ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था उसकी चर्चा तो कर लेते हैं। तो इसमें ये हुआ था कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप जो हुआ था उसका शुभारंभ हुआ था। तो जो ये हुआ था इसका उद्देश्य क्या था कि जो सोलर फोटोवोल्टिक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ऊर्जा जो है भंडारण है, उसके क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग के लिए होता रूपरेखा प्रदान किया गया था। फिर इसी के साथ साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस एक्सचेंज। दोनों पक्षों ने जो है 404 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है जो ये कार्यक्रम था। अब ये इसमें जो उद्देश्य था ये AIBX इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो व्यवसाय हैं उनको बाजार की जानकारी प्रदान किया जाए, मतलब जितने व्यवसाय हैं उनको बाजारों की जानकारी प्रदान किया जाए। उसके साथ ही साथ उनके जो वाणिज्यिक साझेदारी है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी संयुक्त घोषणा पत्र को 2025 में नवीनीकृत और मजबूत करने के लिए समझौता किया गया था। तो इसमें जो है मेजर इतने थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उसका जो क्या महत्व है, इसके रणनीतिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक जिसको बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बोला जाता है इसको, रणनीतिक साझेदारी या रणनीतिक महत्व। दोनों देशों ने 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया था 2020 में। फिर दोनों देशों ने क्वाड समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक रीजन होता है वहाँ पर चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए भी जो है एक दूसरे से जुड़े थे। तो दूसरे खबर इसको उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत हिंद प्रशांत महासागर पहल साझेदारी में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक दूसरे को। फिर आर्थिक और व्यापार संबंध देख लेते हैं कि द्विपक्षीय जो व्यापार होता है 2023 में $30 बिलियन पार कर गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन ये दोनों देशों के मध्य हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता से इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कि जो $30 बिलियन है इसमें और वृद्धि हो जाएगी यदि उनके बीच आर्थिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तब। फिर ऑस्ट्रेलियाई कोयला और द्रवीकृत यानी कि LNG के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है। मतलब भारत में ऑस्ट्रेलियाई कोयला और लिक्विड नेचुरल गैस के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसी तरह जैसे यहाँ पर भारत में उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भारत से वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और IT सेवाओं का आयात किया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ जो है LNG और ऑस्ट्रेलियाई कोयले का आयात होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भारत से कपड़े हो जाते हैं, फार्मास्यूटिकल हो जाते हैं, IT सेवाएं जो होती हैं सर्विस सेक्टर की, उसको यहाँ पर आयात किया जाता है भारत से ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। अब ये पहल क्यों शुरू की गई है, क्योंकि कुछ न कुछ तो इसका उद्देश्य होगा पहल शुरू करने का। तो शुरू करने का उद्देश्य है कि आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना तथा न्याय संगत और संधारणीय व्यापार पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए। फिर महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज जिनको बोलते हैं रेयर अर्थ मटेरियल बोला जाता है ना, तो वही दोनों पक्षों ने क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य ये है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिटिकल मिनरल्स परियोजनाओं में भारतीय निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसी जो ऑस्ट्रेलिया में ये मिनरल्स से जो क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें भारत के निवेश को बढ़ावा दिया जाए। अब की देख लेते हैं जैसे क्यों, ये देखिए हाईलाइट करके बढ़िया बाकायदा दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में लगभग 50% लिथियम का उत्पादन करता है। इसके साथ ही वह कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा आप। तब देख लेते हैं ग्रीन एनर्जी में जो है कौन सी कॉपरेशन किया गया, मतलब हरित ऊर्जा सहयोग कैसे कैसे किया गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। फिर सोलर फोटोवोल्टिक प्रणालियों की स्थापना में तेजी लाने और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए जो है भारत ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स इसको गठित किया जाएगा। यानी कि ग्रीन एनर्जी के लिए भी दो दो टास्क फोर्स। फिर अच्छा सहयोग एयर टू एयर जो है रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट
और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें देखिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मतलब ज़मीन से कोई उसका लेना देना नहीं है, सिर्फ एयर टू एयर हो गया है। तो इन दोनों देशों के बीच में कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास वगैरह भी होते होंगे। तो देखिए दोनों के बीच आस्ट्रा हिंद होता है, ऑसी इंडेक्स होता है, पिच ब्लैक होता है। इसमें जो है तालमेल हो जाता है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, जैसे कभी आपदा आपदा के अवसर पर जो है कभी सहयोग की ज़रूरत पड़े तो दोनों सेनाओं के बीच में तालमेल बना रहे। तो इसीलिए जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं अमूमन दो देशों के बीच में। फिर क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग देख लेते हैं। यानी कि जैसे अभी वो हुआ था नहीं था सुरक्षा परिषद वगैरह को लेकर के, जो भारत का कौन से देश समर्थन कर रहे हैं कौन सा नहीं स्थायी मेंबर बनाने के रूप में, तो उसमें ये भी है। तो ये मतलब ऑस्ट्रेलिया भारत का समर्थन करता है अमूमन, जिससे ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। जैसे भारत भी चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है, तो प्रतिबद्ध हैं दोनों देश ग्लोबल मतलब विश्व स्तर पर जो गवर्नेंस के सुधार के लिए। इसके साथ ही साथ ये दोनों देश जो है G20 और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के फोरम में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। फिर अब जैसे दो देश के बीच में फिर अब लोगों के स्तर पर भी कुछ काम होगा, तो लोगों के बीच में जो आपसी संपर्क बढ़ाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासियों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ने जाते हैं, उसमें भारत वहाँ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा छात्र भारत के पाए जाते हैं, वो भी दूसरे नंबर पर। भारत ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिससे मतलब दोनों देशों के बीच में आने जाने में सहूलियत मिलती है। फिर इसी तरीके से है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेबल टेलीमेट्री टर्मिनल्स स्थापित किए जाना है, ये सब भी है। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में कौन सी चुनौतियां भी मतलब देखने को मिल रही हैं। क्यों नहीं, चुनौतियां तो हैं ही, सब अच्छा ही थोड़ी ना होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो व्यापार और बाजार की पहुंच, जैसे कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वार्ता में देरी तथा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मानकों के पालन से जुड़े मुद्दे और तकनीकी बाधाएं, जैसे गैर व्यापारिक बाधाएं हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौतियां बनकर उभर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में दवाएं, खासकर जेनरिक दवाओं के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण होता है। जब सरकार का नियंत्रण होता है तो भारतीय दवा कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाजार में प्रवेश करना जो है मुश्किल होती है। तो चरमपंथ और विरोधी गतिविधियों में वृद्धि भी वहाँ देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तानी समर्थकों का प्रभाव है वो बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों के सामुदायिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट जो चलाने वाले हैं, वहाँ पर उनका प्रभाव जो है बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अभी मेलबर्न में कुछ समय पहले हरे कृष्णा मंदिर जो है और श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं देखी गई थी। फिर परमाणु ऊर्जा सहयोग में रुकावट है। 2014 में दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए एक समझौता किया था। इसके बावजूद इस मामले में धीमी प्रगति हो रही है। अभी भारत को यूरेनियम की वाणिज्यिक बिक्री न होने से स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग भी सीमित हो रहा है। फिर वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं होने के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के यूरेनियम आपूर्ति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया भाई। फिर वीज़ा से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर वीज़ा के मतलब जो लागत है उसमें भी वृद्धि कर दी गई, लगभग 125% वृद्धि कर गई है वीज़ा शुल्क में। इससे भारतीय छात्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ता ही है, बढ़ सकता क्या। अब आगे की राय है, इकोनॉमिक जो है आर्थिक और व्यापार भागीदार को मजबूत करना और CECA पर वार्ता लागू करने पर जोर देना है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, खनन, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, आगे मतलब इसको सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे साइबर सुरक्षा हो गया, समुद्री सुरक्षा हो गया, आतंकवाद रोधी सहित परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है दोनों देशों के बीच में। फिर आसियान और पैसिफिक आइलैंड फोरम जैसे क्षेत्रीय संगठनों तक सहयोग बढ़ावाना चाहिए, क्योंकि प्रतिसंतुलित के लिए लघु द्वीपीय देशों में विकास को पहलों का समर्थन करना भी बहुत जरूरी है। उग्रवाद से निपटना, संयुक्त निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने से द्वीपीय तंत्रों को मजबूत करना चाहिए तथा सामुदायिक संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
अब ये पूरा जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है, इसका निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं क्या है, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं ये टॉपिक। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ, मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश वैश्विक आर्थिक चुनौती जो चल रही है उसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भू राजनीतिक तनाव है उसका दोनों देश सामना कर रहे हैं। अब जब सामना कर रहे हैं तो इसलिए पारस्परिक साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा। अगर दोनों देश आपस में पारस्परिक साझेदारी बनाकर चलेंगे तो दोनों देशों को लाभ होगा। समुद्री एवं सामरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोनों देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये है हमारा हमेशा की तरह यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अड्डा विद BK गुप्ता नाम से ही है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की जो PDF है, वहाँ पर PPT है, वो वहाँ पर मिलती रहती है। तो धन्यवाद।